नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जिनके आंसर करते समय बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। तो जो मरुस्थल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, गर्म और शीत। और कुछ मरुस्थल ऐसे हैं जो सीजनल हैं, यानी कुछ समय के लिए वर्ष में गर्म और कुछ समय के लिए शीत होते हैं। ऐसा उनमें कुछ समय बर्फ़बारी होने के कारण होता है। तो आपको ध्यान से प्रश्न देखना है एग्ज़ाम में। इसमें तीन तरह के सवाल आपके बनेंगे। एक तो सवाल ये बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताएं। अगर उसमें शीत या गर्म इस प्रकार का कोई भी शब्द यूज़ नहीं हुआ और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप उसमें सबसे पहले चारों ऑप्शंस में ये देखें कि क्या अंटार्कटिका ऑप्शन में है, और अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है तो आपको सहारा मिलेगा। तो सबसे पहले आपने अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने जो है वो अंटार्कटिका को देनी है। अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सहारा देंगे। अब बात आती है कि अगर सवाल में शीत या गर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो क्लियर आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है और कई बार ये भी पूछा गया कि ये अफ्रीका के कौन से हिस्से में है, तो ये अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है सहारा डेजर्ट। ये आप ध्यान रखें। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे जाने पर आपने ऑप्शंस में ये देखना है कि क्या अंटार्कटिका का ऑप्शन है। अगर है तो वह आंसर होगा, नहीं है तो सहारा उसका आंसर होगा। और शीत मरुस्थल सबसे बड़ा पूछा जाए तो अंटार्कटिका, और गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा पूछा जाए तो सहारा। विश्व के कुछ अगर मैं शीत मरुस्थलों की बात करूं तो उसमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में विस्तृत है एक अटाकामा मरुस्थल, एक एशिया महाद्वीप में है गोबी मरुस्थल, और एक है तकलामाकन मरुस्थल। ये तीनों मरुस्थल गर्म मरुस्थलों में भी आएंगे और शीत में भी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ मरुस्थल सीजनल बेसिस पर गर्म और शीत होते हैं। जब उन इलाकों में बर्फ़बारी हो जाती है तो वो शीत मरुस्थल कहलाएंगे, और जब बर्फ़बारी न हो तो वो गर्म मरुस्थल कहलाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। विश्व के गर्म मरुस्थलों की बात करें तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें अफ्रीका का ही एक अन्य मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल भी गर्म मरुस्थल में आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया ये दोनों प्रकार में आएगा। अटाकामा भी आपका इसमें आ जाएगा। पैटागोनिया का मरुस्थल भी आएगा इसमें गर्म मरुस्थल में। एक ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही एक और है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। तो ये आपके गर्म मरुस्थलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। तो भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है लद्दाख। तो लद्दाख में बर्फ़बारी रहती है और इसी कारण वहाँ पर देखो, मरुस्थल का सीधा सा मतलब है जहाँ पर पेड़ पौधों का अभाव हो। अब वो ज़्यादा गर्म जलवायु के कारण भी हो सकता है कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है काफ़ी नीचे चला गया हो और पौधों को वहाँ पर उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल न मिले, या फिर वो बर्फीला क्षेत्र भी हो सकता है मरुस्थल, क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों में तापमान इतना कम होगा कि पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और इसके फलस्वरूप वहाँ पौधे नहीं पाए जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है लद्दाख, और भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है थार मरुस्थल, जिसका अधिकतर विस्तार भारत में राजस्थान में है, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। और एक और शीत मरुस्थल अपने भारत का है, वो है स्पीति घाटी। तो स्पीति घाटी भी एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। नेक्स्ट है 3 राजधानियों वाला राज्य। तो भारत में एकमात्र राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं वो है आंध्र प्रदेश। तो इसकी 3 राजधानियों में विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है। विशाखापट्टनम को आप ध्यान रखें विजैग भी कहते हैं शॉर्ट में, और ये एक बड़ी बंदरगाह भी है आंध्र प्रदेश की।
अमरावती विधायी राजधानी, यानी जहाँ पर विधानसभा अवस्थित होती है वो विधायी राजधानी होती है, तो अमरावती विधायी राजधानी है। और कुर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी है, ये आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से 3 राजधानियों वाला देश भी एकमात्र है पूरे विश्व में, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, इसी को आप मेन कैपिटल कहेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शंस में एक को ही चूज़ करना पड़े, चाहे वो राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश की बात हो या फिर दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी की बात हो, तो जो कार्यकारी या प्रशासनिक राजधानी होती है वो मेन राजधानी होती है। यानी अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी हमसे पूछी जाए और ऑप्शन में अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम अलग अलग दिए हों, तो विशाखापट्टनम को आप सेलेक्ट करेंगे। और इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल अगर हमसे पूछी जाती है और ये तीनों ही ऑप्शन आपको अलग अलग मिलें, तो आप प्रिटोरिया को सेलेक्ट करेंगे। तो प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी, यानी संसद भवन जो है दक्षिण अफ्रीका का वो केप टाउन में है। और ब्लॉमफोंटेन न्यायिक राजधानी है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है दक्षिण अफ्रीका का वो ब्लॉमफोंटेन के अंदर स्थित है, ये आप ध्यान रखें। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है परमाणु के केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोजकर्ता। तो परमाणु के केंद्रक की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। और कोशिका के केंद्रक का खोजकर्ता, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है एग्जाम में इन दोनों आंसर्स को रिप्लेस करते हुए, तो कोशिका के केंद्रक का खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें, केंद्रक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक परमाणु के केंद्रक की बात हो रही है जिसका खोजकर्ता रदरफोर्ड है, और एक कोशिका के केंद्रक की बात हो रही है जिसका खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप किस ध्रुव पर विस्तृत है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो श्वेत महाद्वीप है, हर समय जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, श्वेत महाद्वीप है, ये दक्षिणी ध्रुव पर विस्तृत है। तो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर विस्तृत है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी परमानेंट निवासी नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक विषम जलवायु वाला महाद्वीप है। विषम जलवायु वैसी जलवायु होती है जो मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। आर्कटिक महासागर किस ध्रुव पर विस्तृत है। तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर विस्तृत है। तो जो उत्तरी ध्रुव है उस पर आर्कटिक महासागर का विस्तार है, जो दुनिया के 5 महासागरों में सबसे छोटे आकार का महासागर है आर्कटिक महासागर। ये आप ध्यान रखें, उत्तरी ध्रुव पर इसका विस्तार है। कई स्टूडेंट्स को तो केवल इन 2 बातों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आर्कटिक महासागर है या महाद्वीप है। तो आप ध्यान रखें, आर्कटिक महासागर है, सबसे छोटा महासागर है, और अंटार्कटिका महाद्वीप है और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इक्वेटर या विषुवत रेखा, या इसी को आप कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत, भूमध्य, इक्वेटर एक ही बात है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है। वैसे अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, आप ये याद रखें, एक दूसरे के समानांतर होती हैं सभी अक्षांश रेखाएं। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो ये कांगो नदी है, अफ्रीकी महाद्वीप में बहती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो, ये भी अफ्रीकी महाद्वीप में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माहे, ये भारत के गुजरात राज्य में बहती है। तो मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जीके जीएस का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। ये एक पेड कोर्स है जो आपको ML Academy ऐप पर मिलेगा। इस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो है भरना होगा, और फिर आप ML Academy ऐप पर रजिस्टर हो जाएंगे। और उसके बाद आप स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करके मेरे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जो मात्र 799 रुपये में उपलब्ध है। और आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी है, रेलवेज़ की तैयारी है, या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
या HCS के प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो मेरा कोर्स है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसको आप ध्यान रखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। विश्व का सबसे कठोर पदार्थ, तो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और विश्व की सबसे कठोर धातु, अब आप ध्यान रखें कि हीरा जो है धातु नहीं है, और विश्व की सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। कई बार टंगस्टन को भी सबसे कठोर धातु बताया जाता है, लेकिन टंगस्टन सबसे कठोर नहीं है। टंगस्टन का जो गलनांक है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 3500 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। तो टंगस्टन के तंतु का इस्तेमाल बल्ब में किया जाता है, क्योंकि बल्ब के भीतर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उत्पन्न होता है। अगर किसी और धातु के तंतु का इस्तेमाल बल्ब के अंदर किया जाएगा, फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो इतने उच्च तापमान को सहन नहीं कर पाएगा और वो तार मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए टंगस्टन के तार का इस्तेमाल या तंतु का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब में। तो टंगस्टन सबसे कठोर धातु नहीं है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, इसीलिए इसको कठोर माना जा रहा है। तो आपने ऑप्शंस के बेसिस पर इस सवाल का आंसर हल करना होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व का सबसे कठोर पदार्थ, तो वो हीरा है, जो कि मेटल नहीं है। और विश्व का सबसे कठोर धातु, तो आप सबसे पहले देखें कि ऑप्शन में प्लेटिनम दिया है क्या। अगर प्लेटिनम दिया है तो वो सही है, अगर प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं है तो आप टंगस्टन उत्तर देंगे। और प्लेटिनम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। शराब रासायनिक रूप से क्या होती है, तो शराब जो है इथाइल अल्कोहल से तैयार की जाती है। तो शराब जो है इथाइल अल्कोहल से तैयार की जाती है, जिसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो C2H5OH है। तो इथाइल अल्कोहल यानी शराब जो है इसी से तैयार होती है, इथाइल अल्कोहल से। ध्यान रखें आप, इसे आप एथिलीन भी कह सकते हैं। और इसका उपयोग आजकल ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और भारत सरकार ने भी 2022 तक पेट्रोल में 10% और 2025 तक पेट्रोल में 20% एथिलीन मिलाने का मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जिससे हमारी कच्चे तेल पर डिपेंडेंसी घटे और थोड़ा सा पेट्रोल जो है पर्यावरणीय रूप से भी अनुकूल हो सके। इसके बाद है शराब में किसे मिलाने से यह जहरीली हो जाती है, तो मिथाइल अल्कोहल को अगर आप मिला देंगे शराब में एक मात्रा से ज़्यादा, तो ये जहरीली हो जाती है। और इस प्रकार की शराब का सेवन करने से जो व्यक्ति है जिसने सेवन किया है वो अंधा हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि एक व्यक्ति ने एक पेय पदार्थ पिया है और उसके बाद वो अंधा हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पेय पदार्थ में किसकी मिलावट थी, तो आप बताएंगे मिथाइल अल्कोहल की। और मिथाइल अल्कोहल का जो सूत्र है वो आप ध्यान रखें CH3OH है। और मिथाइल अल्कोहल को लकड़ी के भंजक आसवन से यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से तैयार किया जाता है, इसीलिए मिथाइल अल्कोहल को आप कास्ट अल्कोहल भी कह सकते हैं या वुड स्पिरिट भी कह सकते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है LPG में दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो खाना बनाने वाली गैस भी इसे कहते हैं, क्योंकि रसोई घर में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये अगर लीक हो जाए तो इसकी जानकारी आसानी से लग सके, इसके लिए LPG में एक गैस का मिश्रण किया जाता है और वो है मिथाइल मरकैप्टन। तो कई लोग इथाइल मरकैप्टन कह देते हैं, वो गलत है, मिथाइल मरकैप्टन का मिश्रण इसमें किया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि मिथाइल मरकैप्टन का जो सूत्र है वो CH4S है, CH4S है मिथाइल मरकैप्टन का सूत्र। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन, तो अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं, जिसमें सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री जो 1984 के अंदर कमीशन हुआ, मैत्री जो 1989 में चालू हुआ, और सबसे नया है भारती जो 2012 में शुरू हुआ। अब दक्षिण गंगोत्री को भारत रिसर्च स्टेशन के रूप में यूज़ नहीं करता है, भारत ने इसे दक्षिण गंगोत्री को अपना आपूर्ति केंद्र बना दिया है। और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है, ये आप इस बात से भी पता कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के आसपास विस्तृत है। इसके बाद है आर्कटिक में भारत का रिसर्च स्टेशन, तो भारत का रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, जिसे 2008 में संचालित किया गया था।
इसके बाद है पक्षी जो उड़ नहीं सकते। तो कई पक्षी हैं ऐसे जो उड़ नहीं सकते, लेकिन मैंने इसमें मेन जो नाम हैं वो दे दिए हैं। तो ये पेंगुइन, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है ये। एमू, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। वेका, कीवी, काकापो, तखो और कैसोवरी, तो ये वो पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। स्तनधारी यानी मैमल्स, स्तनधारी यानी मैमल्स जो उड़ सकता है। तो स्तनधारी आमतौर पर उड़ नहीं सकते, लेकिन केवल एक ही ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है और वो है चमगादड़। चमगादड़ जो है रात्रि के समय उड़ता है और रात्रि के समय उसको दिखाई नहीं देता, फिर भी वो सटीकता से उड़ता है, क्योंकि वो उड़ने में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। तो जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसी ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। डॉल्फिन भी जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। स्तनधारी यानी मैमल्स जो अंडे देते हैं। तो स्तनधारी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, जो एक्सेप्शंस हैं इसके, जो कि अंडे देते हैं लेकिन स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो ये हैं प्लेटिपस, एकिडिना और कंटीला चींटीखोर। तो ये आपके ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, और ऐसा स्तनधारी जो उड़ता है वो चमगादड़ है, ध्यान रखें। जल में पाए जाने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो व्हेल, डॉल्फिन, डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं डुगोंग को, सी लॉयन और सील। तो वैसे तो और भी कई ऐसे मैमल्स हैं जो एक्वेटिक हैं, जल में पाए जाते हैं, लेकिन मैंने मुख्य जो एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर डाल दिए हैं। तो व्हेल, डॉल्फिन, डुगोंग, सी लॉयन और सील जो है ये ऐसे स्तनधारी हैं जो जल में पाए जाते हैं, यानी एक्वेटिक मैमल्स हैं ये। तो ये क्या हैं? ये एक्वेटिक मैमल्स हैं, ये आप ध्यान रखें, एक्वेटिक्स मैमल्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है लैटिन अमेरिकी देशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, और उन्हीं देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि जो स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषाएं हैं इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो लैटिन अमेरिकी देश उत्तर अमेरिका में भी हैं और दक्षिण अमेरिका में भी हैं। बस फ़र्क ये है कि दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देश जो हैं स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषी होने के कारण लैटिन अमेरिका में आते हैं, और उत्तर अमेरिका के कुछ ही देश इसमें आते हैं। इसलिए कुछ लोग भूलवश दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों में लैटिन अमेरिकी देश हैं, यानी स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषी लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर मैं मुख्य देशों की बात करूँ तो चिली, पेरू, ब्राज़ील, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ये सब आपके जो हैं लैटिन अमेरिकी देश हैं। उरुग्वे जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी है मोंटेविडियो, और पराग्वे जो कि दक्षिण अमेरिका का ही देश है, इसकी राजधानी है एसनसियोन, एसनसियोन। नेक्स्ट है पित्त, पित्त यानी बाइल जूस। ध्यान रखें, पित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल जूस। का उत्पादन कौन करता है? तो पित्त का उत्पादन भूलवश बच्चे पित्ताशय बता देते हैं, लेकिन वो गलत है। पित्त का उत्पादन यकृत यानी लीवर से होता है, लेकिन लीवर से सिक्रेशन के बाद ये पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर के अंदर जमा हो जाता है। तो गाल ब्लैडर के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है, पित्त जो है आपके लीवर से निकल के गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्त की बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.7 होता है, यानी ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका रंग गहरे हरा या पीला हो सकता है, और पित्त का मुख्य कार्य पाचन में सहायता करना है, और मुख्य रूप से पित्त जो है वसा यानी फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप सब जानते हैं वसा जल में घुलनशील नहीं होती, और जब तक कोई चीज़ जल में घुलनशील नहीं होगी उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा। तो अगर हमें वसा को डाइजेस्ट करना है तो उसे जल में घुलनशील बनाना होगा, और यही काम पित्त के द्वारा किया जाता है। पित्त द्वारा वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो पाइसीकरण वह प्रक्रिया है जिससे वसा जल में घुलनशील बन जाती है और इसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, और ये काम पित्त के कारण संभव हो पाता है। और पित्त जो है ये उत्पादन यकृत के द्वारा किया जाता है और स्टोर होता है पित्ताशय में।
तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, यानी स्किन है। स्किन आप जानते हैं ये एक बाह्य अंग है हमारा। तो अगर सवाल ऐसे आ जाए कि सबसे बड़ा बाह्य अंग, तो भी त्वचा आंसर होगा, और सवाल आ जाए सबसे बड़ा अंग, तो भी त्वचा इसका आंसर होगा। और त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, आप ये ध्यान रखें, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो लीवर है। और लीवर एक ग्रंथि है, यानी ग्लैंड है। तो अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड यानी ग्रंथि, तो भी हम आंसर करेंगे लीवर। लीवर का जो भार है वो व्यक्ति के भार के अनुपात में होता है, लेकिन लगभग औसतन 1.5 से 2 किलोग्राम भार होता है लीवर का, और इसीलिए ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और हेपेटोलॉजी जो है ये लीवर के अध्ययन को कहा जाता है, हेपेटोलॉजी। और हेपेटाइटिस लीवर को ही प्रभावित करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। इनेमल एक परत होती है जो हमारे दांतों पर चढ़ी होती है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो इनेमल की जो परत है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और ये दांतों पर चढ़ी होती है, ये आप ध्यान रखें। ये हल्के पीले रंग की होती है इनेमल की परत। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग, तो मानव शरीर का सबसे कठोर अंग जबड़ा होता है। और जबड़ा सबसे कठोर अंग इसलिए होता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे जो दांत हैं उनके ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हल्के पीले रंग का। इसलिए दांतों का जो प्राकृतिक रंग है वो हल्का पीला ही होता है। अगर आप इनको चमकाने में लगे रहेंगे, सफ़ेद करने में, इसका मतलब आप इनके ऊपर जो इनेमल की परत है उसको आप जो है डिके कर रहे हैं, यानी उसका जो है नुकसान कर रहे हैं। पनामा नहर किसे जोड़ती है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है, अभी पनामा नाम का देश है उत्तर अमेरिका का, उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। अगर यहीं पर पूछा जाता कि किन्हें अलग करती है पनामा नहर, तो ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से अलग करती है। इसके बाद है स्वेज नहर किसे जोड़ती है। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर के ऊपर मिस्र का अधिकार है, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। मिस्र को अफ्रीकी देश है, आप ये याद रखें। और स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। और अलग किन महाद्वीपों को करती है, तो ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे किंगडम आएगा जो है, तो यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या सम्मिलित हैं। तो यूनाइटेड किंगडम जो यूके हम कहते हैं, उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। यानी अगर आप यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे तो ये चारों क्षेत्र उसमें इंक्लूड होंगे। ब्रिटेन में क्या क्या सम्मिलित है, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड नहीं आएगा। उत्तरी आयरलैंड को एक्सक्लूड कर देंगे तो ब्रिटेन होगा, और इंक्लूड कर देंगे तो यूनाइटेड किंगडम होगा। और आप ध्यान रखें, आयरलैंड नाम का देश उत्तरी आयरलैंड से अलग है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है हिस्पनियोला द्वीप कौन से दो देशों के बीच विभाजित है। यानी कौन से दो देश द्वीपीय देश हैं और वो हिस्पनियोला द्वीप के ऊपर बसे हुए हैं। और हिस्पनियोला द्वीप कैरिबियन सागर में है। ध्यान रखें, कैरिबियन सागर उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का भाग है, कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर में स्थित है हिस्पनियोला द्वीप, और इस पर दो देश बसे हुए हैं, एक तो है हैती और एक है डोमिनिक रिपब्लिक। तो हैती और डोमिनिक रिपब्लिक को मिलाकर हिस्पनियोला द्वीप कहें, या हिस्पनियोला द्वीप के ऊपर ये दो देश बसे हुए हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद है स्थल की संकरी पट्टी जो दो जलराशियों को अलग करे, तो इसे आप स्थलड मरुमध्य कहेंगे या इस्थमस कहेंगे। तो स्थल की ऐसी पट्टी जो दो जलराशियों को अलग करती है, इसे आप स्थलड मरुमध्य या इस्थमस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है जल की संकरी पट्टी जो दो बड़ी जलराशियों को जोड़े, तो इसे आप जलड मरुमध्य या स्ट्रेट कहते हैं। तो जल की संकरी पट्टी यानी अगर मान लीजिए
यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये बेरिंग सागर है और ये चुक्सी सागर है, तो ये संकरी पट्टी जो जल की है इसे आप स्ट्रेट या जलद मरुमध्य कहेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट जलद मरुमध्य या जल संधियाँ मैंने आपके लिए जो हैं डाली हैं, इनको आप देख लें। पाक जल संधि, ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत और श्रीलंका के मध्य है। जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। हडसन जल संधि, ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि, ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि, ये अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को आपस में जोड़ती है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके आप ये बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप ये बताएं कि विश्व में कौन से महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना है। और मेरा जो कोर्स है जीके जीएस का, सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की महिला और पुरुषों के लिए री एडवर्टाइज़ हो गई हैं वैकेंसीज़, उन्हें आप फिल ज़रूर कर दें अगर आप क्वालिफ़िकेशन आपकी है तो। और कमांडो की पोस्ट भी दोबारा से एडवर्टाइज़ की गई हैं, उन्हें भी आप फिल कर दें। एग्ज़ाम बड़े जल्द होंगे तो तैयारी का मौका न चूकें आप। और एक बड़ा डिस्काउंट मैंने दिया है जो 20 जून तक मान्य है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।